हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? टाइम ऑफ सप्लाई इन रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई इन रिवर्स चार्ज। पहले तो बच्चों मेरी एक बात सुनो। आप लोग जो मुझसे मांग रहे हो ना वीडियोस, पक्का पक्का ये वीडियोस आपको मिल जाएगी, मेरे कोई काम की नहीं है। लेकिन मैं आप में डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप देखो, नहीं तो आपके अब 8 से 10 या 11 जितने बजे तक भी ये वीडियो हम डालेंगे, उतने तक की तो बड़ी तुम्हारी पक्का इंश्योर हो जाएगी ना कि तुम 2 से 3 घंटे डेली ये तो पढ़ने लग ही जाओगे। और अदरवाइज क्या होगा, चलो ठीक है पढ़ा है, हम बाद में देख लेंगे, ये देख लेंगे। A to Z आपको मिल जाएगा। और मुझे इन वीडियोस का करना क्या, आप खुद बताओ, मेरे क्या काम की है? या तुमसे छुपाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा ना, रिजल्ट आपका खराब होगा तो मेरे। लेकिन एक बार आपको लास्ट में मैं सारे वीडियोस दे दूंगा, लेकिन एक बार आपके लिए क्या, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कि कम से कम 2-3 घंटा जितनी देर हम वीडियो भेजते हैं उतनी पढ़ाई तो आप पक्का से करो। ठीक है। अब हाँ, एक कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार कर सकते हैं कि अगर रात को मिस कर दिया तो क्या करें, अगली बार क्या करें, दोबारा से आपको एक बार और प्रोवाइड कर दे, लेकिन एक फिक्स टाइम पे, जिससे आप में क्या हो, डिसिप्लिन क्रिएट हो। ठीक है। अदरवाइज प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। तो आप बार बार मुझे लिंक भेजने के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं भेजूंगा। आपके फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिवर्स चार्ज। पहले तो मुझे जल्दी से एक बार फटाफट से बताओ, कल तक उन्होंने क्या कर लिया। हमारा क्या चल रहा है, सेक्शन 12 में तो क्या लिखा हुआ है, एक जनरल बात लिखी हुई है कि लाइबिलिटी टू पे कैसे आएगी। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी कब अराइज होगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा। 12(2) में क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल केस में, नॉर्मल चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज नहीं। कब, जब क्या है हाँ, जिन बच्चों ने कल वाली अटेंड नहीं की है तो कोई बात नहीं, जितना मैं कल वाला बोल रहा हूँ वो तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही मैं करूँगा कि बोलूँगा कि अब हमारी आज की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से तुम्हें भी समझ में आएगा। ठीक है। एक क्लास एब्सेंट हो जाती थी तो क्या आगे तुम आते ही नहीं थे क्या अगले दिन? सब समझ में आएगा आपको। ठीक है। नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल चार्ज में कैसे है, टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 क्या कहता है, जब आपको गुड्स रिमूव करने हैं उससे पहले पहले इनवॉइस इशू करना है, अगर गुड्स में रिमूवल इन्वॉल्व है। और रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है, रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है का मतलब क्या है, जैसे आप सीधा डिलीवरी देकर कर रहे हैं या आप साइट पर ही जाकर कोई किसी को मशीन बना कर दे रहे हैं, तो आपको रिमूव थोड़ी करनी है, उसी जगह पर ही बना रहे हो। तो फिर क्या होगा, जब आप सामने वाले को अवेलेबल करवा देते हैं। और पेमेंट के भी 2 एक्सप्लेनेशन में था, पेमेंट कब कब मानी जाएगी, बुक में एंट्री हो जाए या बैंक में क्रेडिट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। 3 हमने आज करना है। 4 हमने क्या किया था, वाउचर के केस में। वाउचर के केस में क्या है, आपने जैसे ही वाउचर सेल किया वैसे ही क्या है आपका, अगर वाउचर जो सेल किया है उसमें आपको सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जो आपने वाउचर सेल किया है उसकी सप्लाई आपको आइडेंटिफाइबल है। जैसे मैंने वाउचर सेल किया और मुझे पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट सिर्फ शर्ट ही जाएगी, मुझे पता है इस वाउचर के अगेंस्ट सिर्फ क्या जाएगा, पिज़्ज़ा ही जाएगा, तब तो क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर है। पेमेंट वेमेंट से कुछ नहीं लेना, क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर आपने क्या किया, वाउचर सेल किया है लेकिन उसमें क्या सप्लाई होने वाला है ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, उस वाउचर के अगेंस्ट सामने वाला 10-15 आइटम में से कोई भी एक आइटम ले सकता है। मल्टीपल वेराइटी ऑफ गुड्स है, उनमें से कोई भी आइटम वो आपसे ले सकता है, तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तब रिडम्पशन वाले टाइम में क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। 5th हमने नहीं किया है। 6th क्या था, इंटरेस्ट या कोई भी डिलेड पेमेंट का कंसिडरेशन, इंटरेस्ट बोलो आप, लेट फीस बोलो, कुछ भी बोलो, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जब वो आपको डिलेड पेमेंट का कंसिडरेशन मिलेगा, जब वो डिलेड पेमेंट का कंसिडरेशन मिलेगा। अब यहाँ तक हमने कल किया था। अब हमारी आज की क्या बात स्टार्ट होगी, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या है, रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या था, पहले तो फटाफट से बताओ। रिवर्स चार्ज वर्सेस नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, सप्लायर या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेलर, कलेक्ट्स जीएसटी फ्रॉम बायर या रिसीवर एंड पेज टू गवर्नमेंट। एंड पेज टू गवर्नमेंट, ये ए है, इसने क्या किया,
गुड्स सेल किया, ए सेल्स गुड्स टू बी, तो ए क्या करेगा, 1 लाख का बिल है तो बी को कितने का बिल भेजेगा, 1 लाख प्लस जीएसटी, जीएसटी की रेट मान लो 10% है तो कितने का बिल भेजेगा, 1,10 का। बी कितने रुपए देगा इसको, ए को 1,10,000, और ए 10,000 रुपये किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। ए या 10,000 रुपीज़ किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, बायर या रिसीवर will pay only value of goods or services to seller, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर। buyer will himself pay GST to गवर्नमेंट। बायर खुद ही जीएसटी किसको देगा, गवर्नमेंट को। मतलब ये ए है, ए ने कोई सप्लाई किया है, सर्विस सप्लाई की या गुड्स सप्लाई किया किसको, बी को, तो ए क्या कहेगा, 1 लाख तो ये है प्लस जीएसटी नहीं, ए को जीएसटी लेना ही नहीं, किससे, बी से। ए को सिर्फ क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ गुड्स, बी ए को सिर्फ क्या देगा, वैल्यू ऑफ गुड्स। और जीएसटी डायरेक्ट कौन देगा, जीएसटी डायरेक्ट कौन देगा, बायर ही किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों बनाती है गवर्नमेंट, ऐसा इसलिए बनाती है गवर्नमेंट, जब क्या होता है, ऐसा इसलिए बनाती है गवर्नमेंट जब ये क्या है, बड़ा प्लेयर है, ये बड़ा प्लेयर है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज का मतलब इसको कोई नहीं जानता है, इसको इससे रिकवरी करना क्या है, मुश्किल है। ये क्या है, इजीली एक्सेसिबल है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट इसको आसानी से पकड़ सकती है। तब गवर्नमेंट क्या बनाती है, रिवर्स चार्ज के रूल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और ये एक लॉयर, ये एक लॉयर है, इसने क्या करी, लीगल सर्विस दी रिलायंस को। आप मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट के लिए किसको पकड़ना आसान है, रिलायंस को पकड़ना आसान है या इस लॉयर को पकड़ना आसान है। गवर्नमेंट किसको जल्दी से पकड़ सकती है अगर कोई टैक्स की चोरी हो, रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस के रजिस्टर्ड ऑफिस है जगह जगह। और ये लॉयर क्या है, ये छोटा है, और गवर्नमेंट को ट्रस्ट भी किस पर ज़्यादा है, रिलायंस पर। किसके मुकाबले, इस लॉयर के मुकाबले। क्यों, क्योंकि लॉयर छोटा आदमी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़ी। लेकिन सर्विस तो कौन सप्लायर कर रहा है, लॉयर किसको सर्विस दे रहा है, लॉयर ने किसको सर्विस दी, रिलायंस को। तो नॉर्मल चार्ज हो तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल चार्ज हो तो क्या होगा, रिलायंस क्या करेगा, अरे बोलो, रिलायंस क्या करेगा, लॉयर क्या करेगा, वैल्यू मांगेगा कि मैंने आपको सर्विस दी 1 लाख दो प्लस जीएसटी दो, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को या सप्लायर को जीएसटी किसको देना होता है, गवर्नमेंट को। लेकिन रिवर्स चार्ज लगता है यहाँ पर। क्यों रिवर्स चार्ज लगता है, गवर्नमेंट को किस पर भरोसा है, रिलायंस पर। गवर्नमेंट कहती है कि रिलायंस बेटे, अगर तुमने जीएसटी किसको दे दिया, इसको, तो ये लॉयर हमें दे या ना दे पता ही नहीं, और इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कई बार क्या लगा देती है, रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कई बार क्या लगा देती है, रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए रिवर्स चार्ज लगा देती है। गवर्नमेंट कहती है कि रिलायंस तुम हमें डायरेक्ट ही जीएसटी दे देना, हालांकि तुमने किसके थ्रू देना चाहिए था, तुम लॉयर को दो, लॉयर हमें देगा। लेकिन ये नॉर्मल जीएसटी की थीम के अगेंस्ट होता है रिवर्स चार्ज। वो कहता है रिलायंस तुम डायरेक्ट ही हमें दे दो, तुम लॉयर को दोगे, लॉयर को कहाँ पकड़ते फिरेंगे, तुम हमें दे दो, तुम तो अच्छे हो ना, तुम दे दो हमें। अच्छे मतलब हमें तुम पे भरोसा है, और तुम्हें ढूंढना भी आसान है अगर जीएसटी नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी केसेज है जहाँ पर रिवर्स चार्ज लगाया जाता है, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, गुड्स में भी और सर्विसेज में। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो किसका दिया है, सर्विस का। मैंने गुड्स का क्यों नहीं दिया, गुड्स में कहाँ कहाँ पर रिवर्स चार्ज है, इसको बोलते हैं आरसीएम। सर एम बोले तो मैकेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो गुड्स में कहाँ कहाँ पर रिवर्स चार्ज है, वो हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर कोर्स, तो इसलिए हम बात नहीं करेंगे। लेकिन रिवर्स चार्ज में जीएसटी कब भरना है, इसलिए हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाले को जीएसटी कब भरना है ये तो सिलेबस में है, लेकिन रिवर्स चार्ज लगेगा कब। जैसे लॉयर है, इस केस में लॉयर और रिलायंस है, तो रिलायंस को जीएसटी कब भरना है ये मेरे सिलेबस में है, लेकिन रिवर्स चार्ज लगता किन किन पर है, ये गुड्स वाले केस में हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो किन किन गुड्स पर रिवर्स चार्ज लगेगा, किन किन गुड्स पर रिवर्स चार्ज लगेगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। किन किन सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लगेगा ये हमारे सिलेबस में है, इस चैप्टर में नहीं है, किसी और चैप्टर में है।
लेकिन जब भी रिवर्स चार्ज लगेगा तो चाहे वो सेलर ऑफ गुड्स हो, चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो, उनको जीएसटी भरना कब है वो हमारे सिलेबस में है। तो देखो, जैसे मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि कैशियो नट पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। ये मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैशियो नट मतलब काजू पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज लगेगा तो आपके जीएसटी किसको भरना होगा, सेलर को या बायर को? ये सेलर है और ये बायर है। नॉर्मल केस में जब सेलर को जीएसटी भरना है तो सेलर कब भरता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से। लेकिन सेलर को भरना ही नहीं है इस बार, जीएसटी भरना ही किसको है, बायर को। तो बायर कब भरेगा ये चीज जरूर मेरे सिलेबस में है, किन किन गुड्स पर रिवर्स चार्ज लगता है। जैसे मैंने आपको कैशियो नट्स का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जिन पर रिवर्स चार्ज लगना है, जो आपको याद नहीं करने। लेकिन जब रिवर्स चार्ज लग जाएगा तो ये बायर जीएसटी भरेगा कब, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस में है। तो आपने कोई गुड्स परचेज किए और उन पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। जनरली तो क्या होता है, सेलर आपसे मैं जब भी कोई चीज़ खरीदता हूँ, मान लो मैंने एक शर्ट खरीदी, मान लो मैंने एक शोरूम से शर्ट खरीदी, तो जीएसटी कौन भरता है, वो शोरूम वाला। वो मुझसे शर्ट के साथ क्या लेता है, जीएसटी के रुपए, और वो देता है। लेकिन मान लो उस शर्ट पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो जीएसटी मुझे भरना है। तो मैं कब भरूंगा वो जीएसटी, वो मुझे अब आपको समझाना है। तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, जब बायर को जीएसटी भरना है, बायर ऑफ गुड्स को जीएसटी भरना है, तो वो जीएसटी कब भरेगा, माल आ जाने पर, सामने वाले का बिल आ जाने पर, ये सब बातें। ठीक है, समझ गए। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, जब बायर को जीएसटी भरना है, बायर को मतलब रिसीवर को, और वो कब भरना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। इन केस ऑफ सप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अंडरलाइन कीजिए किस वर्ड को, रिवर्स चार्ज बेसिस को। जब टैक्स कैसे भरना है आपको, रिवर्स चार्ज बेसिस में, रिवर्स चार्ज पर भरना है। जब टैक्स कैसे भरना है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे। रिवर्स चार्ज का मतलब बायर को जीएसटी भरना है। द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। शेल बी द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट को अंडरलाइन करो। अर्लीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम 3 डेट तो आएगी। अर्लियर लिखा है या अर्लीस्ट लिखा है, अर्लीस्ट। क्या किसका अर्लीस्ट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, रिसीट वर्ड को अंडरलाइन करो। डेट ऑफ पेमेंट, एक बार इतना ही, ठीक है, ये आगे का पढ़ाता हूं, एक बार इतनी। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और इनवॉइस से 31st डे। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है, अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है। ए ने बी को गुड्स सेल किए, ए क्या है, सेलर, ए को सप्लायर बोला जाता है, और बी को क्या बोला जाता है, रिसीवर, और बी क्या है, बायर। अब ए ने जब बी को गुड्स रिमूव किए, भेजे यहाँ से, तो ए को जीएसटी नहीं भरना। क्यों नहीं भरना, क्योंकि क्या लग रहा है, रिवर्स चार्ज। तो ए को तो जीएसटी भरना ही नहीं है। जनरली क्या होता है, ए कहता है बी बेटे जीएसटी भी दे दे और वैल्यू भी दे दे, मैं जीएसटी भरूंगा, वो अलग बात है, वो तो नॉर्मल चार्ज हो गया। तब ए को अगर भरना है तो ए क्या देखेगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इस बार ए ने बिल बनाया तो सिर्फ क्या बनाया, 1 लाख का, प्लस जीएसटी का बनाया क्या, नहीं। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि रिवर्स चार्ज लगता है। तो ए ने जीएसटी का बिल बनाया ही नहीं, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ए ने जब बिल में जीएसटी लगाया ही नहीं, तो जीएसटी तो भरना ही किसको है, बी को। तो बी कब भरेगा, यहाँ से गुड्स रवाना हुए और बी को गुड्स मिले यहाँ पर इस दिन। मान लो कि इनमें टाइम गैप है, मान लो कि इसमें डेज का डिफरेंस है, ये है 2-4 और मिले कब, 5-4। तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ सेंडिंग नहीं लिखा हुआ है, डेट ऑफ सेंडिंग नहीं है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तो बी को कब जीएसटी भरना है, 3 में से अर्लीस्ट पॉइंट पर। 3 में से अर्लीस्ट में से सबसे पहला कौन सा है, डेट ऑफ रिसीट। सबसे पहला कौन सा है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, सेंडिंग से मतलब नहीं है, उसने हमें कब भेजा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझे कब मिला। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। अब ए ने मुझे क्या भेजा था, गुड्स भेजा था, मुझे जिस दिन मिला, पहला पॉइंट तो वो हो गया। सेकंड क्या है, मैंने बी को पेमेंट कब करी, हो सकता है ना मैं उसको एडवांस दे दूँ, गुड्स मुझे बाद में मिले, तो हो सकता है कि मैंने उसको एडवांस दे दिया, गुड्स मिले मुझे यहाँ पर,
आर मतलब रिसीट, गुड्स मिले मुझे यहाँ पर, रिसीट ऑफ गुड्स, और यहाँ का मैंने उसको एडवांस भेजा था, तो फिर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, ये। और ये यहाँ की बजाय क्या है, यहाँ पर है, मैंने पेमेंट यहाँ करी, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिसीट। देखो ये अर्लीस्ट क्यों चुनते हैं, अर्लीस्ट का मतलब जितना जल्दी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उतना जल्दी हमारे पास क्या आएगा, जीएसटी। तो ये कहते हैं या तो आपके पास क्या आ जाए, गुड्स आ जाए, ये गुड्स आ गया तो ठीक है, आपने उसको पेमेंट कर दी तो मेरी भी जीएसटी की करी दो। तो वो कहते हैं कि गुड्स आ गया तो आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जीएसटी की पेमेंट तो करो। फर्स्ट केस के थ्रू वो क्या बनाना चाहते हैं रूल, कि आपके पास गुड्स आ गया तो आपको उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए, आपने नहीं किया है लेकिन हमारे जीएसटी की पेमेंट तो करो गुड्स आने पर, और गुड्स नहीं आया तो आप उसकी पेमेंट क्यों कर रहे हो, उसकी पेमेंट कर रहे हो तो हमारे जीएसटी की भी पेमेंट करो। अब पेमेंट कौन सी लिखी जाएगी, एज एंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसीवर। जब हम पेमेंट मिलती थी हमें, जब सेलर को जीएसटी भरना था फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब नॉर्मल चार्ज में जब सेलर भरता था तो भी तो क्या देखते थे हम, पेमेंट की डेट दो लेते थे, एक तो बुक में एंट्री और दूसरी कौन सी, बैंक में। और ये सेम ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, पेमेंट आपने बुक में कब एंटर करी, और पेमेंट इज डेबिटेड टू इस बैंक अकाउंट। डेबिट का मतलब क्या है, पेमेंट इज डेबिटेड का मतलब क्या है, डेबिट का मतलब यह है कि हमारे खाते में से कब कटे, खाते में से कब कटे, हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना इसमें, तो मेरे पेमेंट डेट में से दो डेट होगी, एक कौन सी डेट, पेमेंट के अंदर ही अंदर क्या होगी, दो डेट, एक तो एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसीवर, और दूसरी कौन सी होगी, पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लीस्ट में भी 3 डेट का अर्लीस्ट लेना है, पहला क्या है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा क्या है, पेमेंट। अब पेमेंट भी 2 में से अर्लियर वाली डेट लेनी है, कौन सी, जैसे मान लो मैं बी हूँ और मैंने गुड्स बाय किए, तो मैंने पेमेंट की एंट्री डाली 2/4 को, क्या एंट्री डाली, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने पेमेंट की एंट्री क्या डाली, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक, 2/4 को। और अब बताओ मेरे अकाउंट में डेबिट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पेमेंट ही क्या करी है, कैश में करी है, मेरे अकाउंट में डेबिट होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो पेमेंट ही कैश में करी है। तो कौन सी डेट लेनी पड़ेगी, सिर्फ एंट्री वाली। अब मैं कहता हूँ कि मैंने कैश के बजाय क्या इशू किया था, चेक इशू किया था, तो पेमेंट टू परचेजेस टू बैंक, ये मैंने 2/4 को डाली, और चेक मेरे खाते में से कटा कितनी तारीख को, 5/4 को। तो 2/4 और 5/4 इन दोनों में से क्या हो, जो अर्लियर हो। पेमेंट डेट कौन सी माननी है, बुक में एंट्री की डेट और अकाउंट में डेबिट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब बताओ अकाउंट में डेबिट कब होगा ही नहीं, जब आप पैसे किसके थ्रू दे ही नहीं रहे, बैंक के थ्रू दे ही नहीं रहे। पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, अकाउंट में तो डेबिट तभी होगा ना बैंक अकाउंट में जब आप बैंक के थ्रू दे रहे हो। अब आप बैंक के थ्रू दे ही नहीं रहे, आप उसको क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, आप उसको काइंड में कंसिडरेशन दे रहे हो, तब तो सिर्फ कौन सी डेट देखनी पड़ेगी, बुक की एंट्री की डेट, क्योंकि पेमेंट की डेट तो आएगी नहीं, अकाउंट में डेबिट की डेट तो आएगी नहीं। अब दोनों ही हैं, दोनों ही होने का मतलब क्या है, आपने चेक से पेमेंट करी है तो आप बुक में एंट्री डालते हो इस दिन, मान लो आपने चेक से पेमेंट करी यहाँ पर और एंट्री डाली यहाँ पर, तो पेमेंट डेट कौन सी मानी जाएगी, जो इसमें से अर्लियर है। तो सर हमेशा चेक वाली डेट ही पहले होगी, और सॉरी गलत बोल दिया मैंने। एंट्री डाली, आप चेक से पेमेंट करी और इसी दिन आपने क्या डाल दी, एंट्री। चेक से पेमेंट करी और इसी दिन आपने क्या डाल दी, एंट्री। और यहाँ पर आपके अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट। तो कौन सी डेट ली जाएगी, एंट्री वाली डेट, क्योंकि ये अर्लियर है। अब कई बार क्या होता है, हम सीधा बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, चेक से नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किया, हाथों हाथ मेरे पैसे रुपए क्या हो गए, कम हो गए, तो बैंक ट्रांसफ़र किया, एंट्री मैंने यहाँ डाली, एंट्री अकाउंट में मैंने पेमेंट की एंट्री यहाँ डाली, तो फिर कौन सी डेट लिखी जाएगी, ये वाली। तो पेमेंट डेट कौन सी देखी जाएगी, या तो आपके अकाउंट में पहले डेबिट हो गए और एंट्री आप बाद में डाल रहे हो, आपने चेक्स की बजाय क्या किया था, सीधा बैंक ट्रांसफ़र किया था, तो अकाउंट में तो हाथों हाथ डेबिट हो गया, एंट्री बाद में डाली, तब कौन सी देखनी पड़ेगी, डेबिट वाली डेट, क्योंकि डेबिट पहले हुआ। और चेक से पेमेंट कर रहे हो, एंट्री पहले डाली और आपके खाते में डेबिट बाद में हुए, तो कौन सी डेट देखी जाएगी, एंट्री वाली डेट। तो पेमेंट में भी अपने आप में 2 डेट है, एक तो आप पेमेंट की एंट्री बुक्स में कब डालते हो वो, और दूसरा आपके अकाउंट में कब डेबिट होते हैं वो, पक्का। और सी केस क्या है, द डेट immediately following 30 days, the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu of payment thereof। इसका मतलब क्या है, सामने वाला है मुझे बिल भेजा, उसका बिल का
30 डेज के बाद वाला दिन, इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज मतलब 30 के बाद वाला दिन। तो इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब ए ने गुड सेल किया है किसको, बी को। ए ने गुड सेल किया है बी को, रिवर्स चार्ज लग रहा है इसलिए बी को क्या भरना है, जीएसटी। बी को जीएसटी कब कब भरना है, नंबर 1 अगर बी ने पेमेंट कर दी तो भर दो, ना उसके पास गुड्स आए ना बिल आया तो भर दो। अगर या नंबर 1 मतलब ये बी वाला पॉइंट हो गया। नंबर ए, उसके पास गुड्स आ गया, अभी तक उसने पेमेंट नहीं की, तो अर्लीस्ट देखना है तो गुड्स आते ही, तो या तो गुड्स आते ही या पेमेंट करते ही, और ना गुड्स आया ना पेमेंट आया और सामने वाले ने आपको क्या भेजा, इनवॉइस, तो इनवॉइस आते ही नहीं, इनवॉइस का 31st डे, इनवॉइस का 31st डे, इनवॉइस आने से 31वां दिन। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगी। अब मैं आपको एग्जांपल ले लेके पहले ये बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास गुड्स रिसीव हुए, यहाँ पर मैंने उसको पेमेंट करी, यहाँ पर उसका इनवॉइस आया। मान लेते हैं एक बार इनवॉइस उसने लेट किया, ठीक है, इनवॉइस जनरली क्या होता है पहले आते हैं, लेकिन मान लो तो मेरे को कब जीएसटी भरना है, इस दिन। तो ये कह रहा है गुड्स रिसीव हो गए तो जीएसटी भर दो, अर्लीस्ट देखना है ना। मान लो गुड्स रिसीव नहीं हुए, आपने उसको पेमेंट कर दी तो जीएसटी भर दो, ना आपको गुड्स रिसीव हुए ना आपको पेमेंट करी, तो उसने आपको इनवॉइस दे दिया, तो इनवॉइस से 31वां दिन, इनवॉइस से 31st डे। तो ये जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं। अब सामने वाले ने यहाँ पर आपको क्या भेजा है, अभी तक इनवॉइस भेजा है, उसने आपको अभी क्या भेजा है, इनवॉइस भेजा है, ना आपने अभी तक क्या किया, आपको गुड्स मिले ना आपने पेमेंट करी, तो यहाँ से 31st डे पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इनवॉइस से 31वां दिन, उसने आपको बिल भेज दिया तो उसके 31वें दिन, हालांकि वो बिल भेज नहीं सकता है, जनरली बिल नहीं भेजते हैं जब तक क्या है गुड्स नहीं आया, लेकिन गुड्स भी नहीं आया, पेमेंट भी नहीं आई, गुड्स भी नहीं आया और पेमेंट भी नहीं आई, लेकिन इनवॉइस आ गया, तो इनवॉइस से 31वें दिन आप क्या भरो, जीएसटी। तो एक बायर जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है उसको जीएसटी कब भरना है, 3 में से कोई भी एक काम हो गया तो। पहला काम क्या है, उसके पास गुड्स आ गए तो। दूसरा काम क्या है, उसने पेमेंट कर दी तो, रिसीट का मतलब रिसीट ऑफ गुड्स। दूसरा काम क्या है, उसने पेमेंट कर दी तो, और पेमेंट भी कब मानी जाती है, बुक एंट्री या अकाउंट में डेबिट, विच एवर इज अर्लियर। और ना उसके पास गुड्स है ना पेमेंट करी, लेकिन इनवॉइस से 31वां दिन आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। पक्का? अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये है बच्चों पेज नंबर 5.15, सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अब देखो ये चीज़ें बार बार लिखी होती है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, बार बार आप इनको चेक काट देना अगर लो से याद है। अर्लीस्ट डेट लेनी है, गुड्स जब आ जाए वो। दूसरा क्या है, पेमेंट चली जाए तो, ठीक है, पेमेंट का मतलब बुक्स में एंट्री या डेबिट विच एवर इज अर्लियर। और तीसरा क्या है, 30 दिन के बाद का दिन, 31st डे इसको अगर हम बोलें, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। बताओ गुड्स कब आया, जल्दी से इन देखो, मई 4, मई 12, मई 30। गुड्स कब आया, मई 12 को। पेमेंट कब करी, मई 30 को। और मई 4 को क्या हुआ, सप्लायर ने मुझे क्या दे दिया था, इनवॉइस। सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दे दिया था, तो इनवॉइस डेट देखनी है या इनवॉइस से 31वां दिन देखना है। इनवॉइस से कौन सा दिन देखना है, 31वां। तो मई 4, 1 मिनट, 4th में, 12th में, 30th 5। 12th मई को क्या हुआ, गुड्स रिसीव हुआ। 30th मई को क्या किया, पेमेंट की। गुड्स रिसीव हुआ कब, 12th मई को। 30th मई को क्या करी, पेमेंट। तो गुड्स रिसीव भी एक क्राइटेरिया था, हाँ था, पेमेंट भी एक क्राइटेरिया था। और 4th मई को क्या किया हमने, 4th मई को इनवॉइस आया मेरे पास, किससे आया, सप्लायर से। 4th मई से जब इनवॉइस आया तो इससे 31 डेज चेक करो, इससे 31 डेज। तो ये कहता है 30 दिन कब लैप्स हो रहे हैं, 30 डेज कब इशू हो रहे हैं, लैप्स हो रहे हैं, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस जून 3। ये देने की ज़रूरत उसको नहीं थी। क्यों नहीं थी ज़रूरत, क्योंकि मई में 4 दिन तो गए, 27 दिन किसके, मई के, और 3 दिन किसके, जून के। तो 3rd जून क्या है,
इनवॉइस से 30वां दिन और मुझे लेना है इसके अगला दिन, तो 4 जून। तो अब मेरे ये 3 क्राइटेरिया थे। रिसीट ऑफ गुड्स, पहला क्राइटेरिया क्या था, रिसीट ऑफ गुड्स। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, पेमेंट। और तीसरा क्या था, इनवॉइस से 31st डे। इन तीनों में से अर्लीस्ट कौन सा है, इन तीनों में से अर्लीस्ट है 12/5। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 12/5। फिर 12th में विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। 12th में आप ऐसे इतना सा आंसर नहीं लिखोगे, आप तीनों पूरा कर करके बताओगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है एज पर सेक्शन 12(3). याद है ना 12(3) है रिवर्स चार्ज का। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, रिसीट ऑफ गुड्स, दैट इज 12/5। दूसरा क्या लिखोगे, पेमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज 30th/5। तीसरा क्या लिखोगे, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज 4/6। फिर क्या लिखोगे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, अर्लीस्ट, और अर्लीस्ट इन सब में क्या है, 4th में। इस तरह से आप आंसर करके आओगे। इलिस्ट्रेशन 4 अगेन इसी का ये May 4 को उसने क्या किया, इनवॉइस इशू किया। 30 डेज कहाँ इलेप्स हो रहे हैं, जून 3 को। तो 31वां दिन कौन सा हो जाएगा, 4 जून। 31वां दिन कौन सा हो जाएगा, 4 जून। 12 जून को क्या हुआ, 12 जून को गुड्स रिसीव हुए। तो ये तो हो गया गुड्स का रिसीट का डेट। पेमेंट कब करी मैंने, 3 जुलाई को। पेमेंट कब करी, 3 जुलाई को। और ये कौन सा हो गया, 4/6 को क्या हुआ, 31st डे। मई 4 को इनवॉइस आया, लेकिन मुझे इनवॉइस डेट से मतलब है या इनवॉइस के 31वें दिन से मतलब है। तो इनवॉइस का 31वां दिन क्या है, 4/6। 12/6 को मैंने क्या किया, गुड्स मिले मुझे, और 3/7 को मैंने क्या करी, पेमेंट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन सब में अर्लीस्ट क्या है। मुझे 3 में से अर्लीस्ट डेट ही तो लेनी है, या तो मैं पेमेंट कर दूं, या मेरे को गुड्स मिल जाए, या इनवॉइस का 31वां दिन। तो इन तीनों में से अर्लीस्ट कौन सा है, अर्लीस्ट 4/6 है। अर्लीस्ट कौन सा है, 4/6। तो 4/6 मतलब 4th जून। तो जून 4 क्या है, 31st डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई इनवॉइस। तो ये है रिवर्स चार्ज में। तो फटाफट से याद करवाओ मुझे, रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी डेट काम की है। डेट नंबर 1, अब सिंपल बात, मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और मुझे जीएसटी देना है, तो मुझे रिवर्स चार्ज लग रहा है। मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और मुझे जीएसटी देना है, तो मुझे रिवर्स चार्ज लग रहा है। तो मैं जीएसटी कब भरूँ, या तो क्या हो जाए, मैं पेमेंट कर दूँ, या मैं क्या, मेरे पास गुड्स आ जाए। आज मेरे पास गुड्स आ गए, अभी तक क्या नहीं हुआ है, कोई पेमेंट नहीं किया, कोई इनवॉइस नहीं आया, मेरे पास गुड्स आ गए, तो मेरे पास आज ही लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज हो गई है। गुड्स नहीं आए, मैं बैठा हूँ, गुड्स नहीं आए, उसने बोला एडवांस भेजो, मैंने उसको एडवांस भेजा, तो एडवांस भेजते ही मेरी लायबिलिटी टू पे हो गई। गुड्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और तीसरी चीज़ क्या है, गुड्स, पेमेंट, और तीसरी चीज़ क्या है, ना मेरे पास अभी तक गुड्स आए, ना मेरे पास क्या आया, पेमेंट आई, लेकिन उसका इनवॉइस आ गया। तो आज ये इनवॉइस आ गया ना, आज नहीं, आज से 31वां दिन, आज से 31वां दिन। तो 3 में से कोई भी काम जो सबसे पहले हुआ, उस दिन बाहर को जीएसटी भरना पड़ेगा। उसने पेमेंट कर दी तो दिक्कत, उसके बाद गुड्स आ गए तो, और उसके पास क्या आ गया, इनवॉइस आ गया, तो इनवॉइस से 31st डे में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं ऐसे तो आप डिले ही कर लोगे, ऐसे तो आप इनवॉइस भेजा ही क्यों है, एसटीसी कराने को थोड़ी भेजा है, कोई तो तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, दिक्कत है। आप गुड्स का रिमूवल, सॉरी, या तो आपके पास गुड्स आ गए तो आप जीएसटी भरो ही भरो, गुड्स आई गए हैं तो परचेज एक तरह से हो गई आपकी। पेमेंट कर दी है तो इसका मतलब क्या है, आप जब उसकी पेमेंट कर रहे हो तो हमें भी क्या दे दो, जीएसटी। और इनवॉइस क्यों आया आपके पास, जब गुड्स आने ही नहीं है तो इनवॉइस कैसे आया। तो जब इनवॉइस आ गया तो इसका मतलब क्या है, अब मान रहे हैं कि आप कोई धांधलेबाजी कर रहे हो, तो इनवॉइस के 31वें दिन क्या करोगे, आप जीएसटी भरोगे। इनवॉइस के 31st डे पर आप क्या भरोगे, जीएसटी भरोगे। तीनों में से जो क्या हो गया, अर्लीस्ट। ठीक। हाँ बच्चों, अब एक बार मेन सेक्शन पर आओ। देखो हमने क्या कर लिया, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 कर लिया, 2 कर लिया। अब मैं जो कह रहा हूँ ना वो आप अपने आप से नहीं पढ़ोगे। कौन सा, ये वाला प्रोविजो, ये अभी बाकी है, ये टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस के साथ होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 पढ़ लिया, एक्सप्रेशन 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4th पढ़ लिया, 5th नहीं करोगे आप। ठीक है, और 6th कर लिया। सेक्शन 31 में सिर्फ ये 1 पढ़ोगे। ठीक है, कौन सा, 1। 4th और 7th हम किसके साथ पढ़ेंगे, सेकंड मॉड्यूल के साथ। ये है ही नहीं यहाँ काम का, ठीक है, इन्होंने डाल दिया। ठीक है, ये सेक्शन 31 पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे 4th और 7th के साथ। ये 4th और 7th क्या, 31 का सबसेक्शन 1 कर लिया, 4 क्या, 2, 3 सब करने हैं, 5, 6 सब करने हैं, तो ये अगले मॉड्यूल में आएगा। ठीक है, ये हम करेंगे। तो जो जो मैंने आपको बोला है ये नहीं पढ़ना। ठीक है, एक तो वो प्रोविजन नहीं पढ़ना, एक ये 5th नहीं पढ़ना अपने आप से, मैं पढ़ाऊँगा। और क्या नहीं पढ़ना,
ये 4th और 7th। अब एनालिसिस में ये आप पढ़ लोगे अपने आप से, मैंने करा दिया आपको, ठीक है, ये भी पढ़ लोगे। अब आओ एग्जेम्पशन पे। अब ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले मुझे बताओ, नॉर्मल चार्ज में 12(2) में आपको मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक नॉर्मल चार्ज में जीएसटी कब पे करना है। नॉर्मल चार्ज मतलब जब रिवर्स चार्ज नहीं लगे, तब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों का अर्लियर पढ़ाना था, ठीक है। अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डाली, कौन सी, ये नंबर भी आपको याद रखना है, 66/2017। 66/2017 में इन्होंने क्या क्लियर कर दिया कि इसको नहीं देखना है फॉर द टाइमिंग। लॉ तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन डाल के इसको इग्नोर करवा दिया गया है। पढ़ो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148। सेक्शन 148 क्या है? एक पावरफुल सेक्शन है। पावरफुल का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे देता है? पावर दे देता है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 विल बी डिस्कस्ड इन फाइनल। तो ये अभी आपके नहीं आएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 148 में कुछ पावर्स है, और उस पावर को यूज़ करके गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन इशू की, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। उसमें क्या लिखा हुआ है? अ रजिस्टर्ड पर्सन शुड पे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन 12(2)A। सिर्फ किसके हिसाब से पे करना है? 12(2)A के हिसाब से, ठीक है। कॉम्पोजिशन अलग से डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। 12(2)A के अकॉर्डिंग ही करना है। 12(2)A याद है आपको? ये देखो क्या था? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इन्होंने एक बार के लिए इसको बोल दिया, पेमेंट को भूल जाओ, सिर्फ किसके हिसाब से करना है? 12(2)A के हिसाब से। तो सिर्फ इनवॉइस बेसिस पर ये भी जीएसटी भरने। ये जीएसटी बिल्कुल क्या है? नया लॉ है। तो इसमें एडवांस वाला हटा दिया इन्होंने, फॉर द टाइमिंग हटाया हुआ है, परमानेंटली नहीं हटाया, ये नोटिफिकेशन डालकर ये किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ 12(2)A के अकॉर्डिंग। 12(2)A में क्या लिखा था? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस डेट, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ought to have been issued in terms of section 31। इन सिंपल वर्ड्स ये वाला याद रख लेना। ओल्ड टैक्स पेयर, इसको एक बार भूल जाओ। कॉम्पोजिशन सप्लायर मैंने आपको भी बताया ही नहीं है, ठीक है, एक बार इसको भूल जाओ। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट। उनको जीएसटी कब नहीं भरना है? रिसीट ऑफ एडवांस वाले टाइम नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि एग्जेम्प्ट कर रहे हैं हम सिर्फ किसके अकॉर्डिंग चाहिए हमें? 12(2)A के अकॉर्डिंग। सिर्फ किसके अकॉर्डिंग चाहिए? 12(2)A के अकॉर्डिंग। और 12(2)A क्या कहता है? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गुड्स। क्या लिखा है? इन सिंपल वर्ड्स, ऑल टैक्स पेयर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग जीएसटी। उनको कब नहीं भरना है? एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया, जीएसटी मत पे करो, एट द टाइम ऑफ एडवांस इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। द एंटायर जीएसटी शैल बी पेबल ओनली व्हेन द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सच गुड्स इज इशूड और ought to have been issued। ought to have been issued मतलब रिमूवल वाले दिन। तो जब आपने इनवॉइस इशू किया या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, सिर्फ उसके हिसाब से जाना है। और ये कॉम्पोजिशन सप्लायर वाला तो एक काटना नहीं है, ये हमारा पेंडिंग है, ये चैप्टर 3 के बाद होगा, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर क्या रूल निकल के आया? लॉ में तो क्या लिखा हुआ है? अब देखो लॉ में क्या लिखा हुआ है नॉर्मल चार्ज के बारे में। नॉर्मल चार्ज के बारे में लॉ में क्या लिखा हुआ है? अर्लियर। किसका? इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? एक बार पेमेंट को थोड़े समय के लिए हम क्या दे रहे हैं? रिलैक्सेशन। एक बार पेमेंट के हिसाब से नहीं, सिर्फ बिल के हिसाब से। जब जब आपके बिल कटे तब तब आप क्या करना? जीएसटी भर देना। बिल के हिसाब से आप क्या भर देना? जीएसटी। तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ने इस पार्ट को एक बार के लिए क्या किया हुआ है? एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो आपको जीएसटी कब भरना है? अब नॉर्मल चार्ज में बताओ। कल तक मैं आपको क्या बता रहा था? यहाँ आपने क्या इशू किया? इनवॉइस। और यहाँ आपको क्या आ गई? पेमेंट। तो आपको जीएसटी कब भरना है? पेमेंट वाले टाइम। अब मुझे ये पेमेंट वाला नहीं देखना है, लेकिन ये टेम्परेरी एग्जेम्पशन है या परमानेंट है? ये टेम्परेरी है जब तक नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इफेक्टिव है। इसको विड्रॉ करेगी गवर्नमेंट। अभी क्या हुआ देखो, मैं आपको थोड़ा सा रूल बताता हूँ। पहले जीएसटी से पहले क्या लगते थे? वैट और वैट औरों में व्यापारी मतलब डीलर ऑफ गुड्स, उनको कैसे जीएसटी भरना होता था? सिर्फ कब? जब इनवॉइस कटा।
उनको जीएसटी कब भरना होता था? इनवॉइस वाले टाइम। ठीक है, वैट और में रूल ये था इनवॉइस वाले टाइम भरना है, ना कि पेमेंट वाले टाइम। अब अचानक से जीएसटी आया और इन्होंने बोल दिया इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि हमारा सारा अकाउंटिंग ही बिगड़ जाएगी। पहले हम क्या करते थे, जब जब बिल करते थे उसके हिसाब से आराम से जीएसटी भराते थे, हमें दो चीज़ें नहीं देखनी पड़ती थी, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पहले क्या होता था, यहाँ पेमेंट आ भी गई तो वो जीएसटी नहीं भरते थे। कब भरते थे? जब उसका क्या गया, इनवॉइस गया। ठीक है, तो वो सिर्फ किसके बेसिस पर चलते थे, इनवॉइस। अब क्या हो गया, यहाँ पेमेंट आ गई, पहले इसका जीएसटी भर दो, पहले इसका क्या भर दो, जीएसटी। फिर क्या होगा, जब इसका इनवॉइस कटेगा, अब यहाँ पर मान लो कि दो इनवॉइस की पेमेंट क्या आ गई थी, एडवांस। अब यहाँ पर 50 इनवॉइस काटे, जिसमें से दो कौन से थे, जिसमें से दो एडवांस वाले थे, इनका भरना नहीं है। तो इनको याद रखना ही मुश्किल हो गया कि इस 50 में से कितने का भरना है, 48 का, क्योंकि दो का पहले ही जा चुका है और दो का, अब इनके दो पॉइंट देखने पड़ गए इनको, बार बार देखो, एडवांस आ गया तो जीएसटी भरो, एडवांस आ गया और बाद में उसका इनवॉइस काटा तो उस इनवॉइस का जीएसटी भरना नहीं है। और पहले इनका सिंपल सा था, जब जब इनवॉइस तब तब जीएसटी। अब क्या हो गया, अगर पहले एडवांस आ गया तो पहले जीएसटी भर दिया, अब आगे इनवॉइस जब इशू कर रहे हैं उस समय उन वालों का जीएसटी नहीं भरना जिनकी ऑलरेडी क्या आ गई थी, एडवांस पेमेंट आ गई थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो पहले क्या होता था, यहाँ 1000 रुपये का एडवांस आया, मान लो 12,000 रुपये का एडवांस आया, यहाँ 15,000 का एडवांस आया, फिर यहाँ पर उनके गुड्स वगैरह दिए और इनवॉइस इशू किया, तो यहाँ पर इनवॉइस इशू हुए किसके, इस 12 के भी, 15 के भी, इसके अलावा 1 लाख का और इन्होंने इनवॉइस इशू किया, जिसका पेमेंट क्या आएगा बाद में। तो इनको इस समय किसका, पहले क्या होता था, सिर्फ इनवॉइस वाले पॉइंट पर ही ये क्या भरते थे, जीएसटी। यहाँ पर कोई जीएसटी भरने नहीं आते थे। अब क्या होता था, अब क्या होने लग गया था कि कुछ पेमेंट जिनका एडवांस आ गया था उनका जीएसटी कब चला गया, यहीं चला गया। अब इनवॉइस वाले टाइम इनको ध्यान रखना, रिकनसाइल करना पड़ेगा कि इसका तो जीएसटी पहले ही चला गया इसलिए नहीं भरना, इसका भी पहले ही चला गया इसलिए नहीं भरना, इसका भरना है। तो इनके दिक्कत आने लगी, ना तो इनवॉइस बेसिस रहा ना पेमेंट बेसिस। तो इन्होंने बोला कि कोई ना कोई क्या कर दो, यूनिफॉर्म बेसिस कर दो, या तो इनवॉइस कर दो या क्या कर दो, पेमेंट। ऐसे हमें बड़ा रिकनसाइल करना पड़ेगा, इसका पहले जा चुका है इसका नहीं। तो गवर्नमेंट ने इनकी बात को माना और क्या बोला कि इनवॉइस बेसिस पर देंगे आप। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, इनवॉइस पहले जाता है जनरली, और पेमेंट कब आती है, बाद में। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हमें जल्दी मिल जाए, तो पहले इनवॉइस जाता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनवॉइस बेसिस पे कर दो। और वैट और में पुराना सिस्टम भी क्या चल रहा था, इनवॉइस बेसिस ही चल रहा था। तो इन लोगों ने बड़ा क्या किया, जीएसटी नया लो है, गवर्नमेंट आगे किस पर आएगी, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पर ही आएगी। लेकिन एक बार के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट, किस बेसिस पर, पेमेंट बेसिस पर। सिर्फ कैसे कर देना, इनवॉइस बेसिस पर। तो अब मैं अगर आपको फाइनल रूल बताऊं, तो आपको, अगर आप डीलर ऑफ गुड्स है, मतलब गुड्स में डील कर रहे हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम पढ़ी किस कर रहे हैं, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स। तो गुड्स में डील कर रहे हैं, तो आज का ग्राउंड रूल क्या है, जब आपका इनवॉइस कटेगा या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस होगी तभी आपको जीएसटी भरना है, पेमेंट्स के हिसाब से जीएसटी नहीं भरना। क्यों? लॉ में तो ये लिखा हुआ है इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में नोटिफिकेशन डाल दी, कौन सी, 66/2017। ये आपको याद रखनी है, कौन सी नोटिफिकेशन, 66/2017। कौन सी नोटिफिकेशन, 66/2017। कौन सी नोटिफिकेशन, 66/2017। इसने ये क्या बोला कि 12(2)A के अकॉर्डिंग देना है। 12(2)A में क्या था, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, विच मतलब इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के हिसाब से जीएसटी बनना। ठीक है, मैं एग्जांपल करवाता हूँ, आपको क्लियर होगा। अ मशीन हैज़ टू बी सप्लाइड एट साइट। मशीन कब करनी है, साइट पर ही क्या करनी है, सप्लाई करनी है। मतलब गुड्स रिमूव करने हैं, उसकी साइट पर ही बनाने हैं, उसकी साइट पर ही। याद है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या था, अगर गुड्स का रिमूवल है तो सेक्शन 31 क्या बोलता है, अगर गुड्स का रिमूवल करना है तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, जैसे ही गुड्स क्या होगा, रिमूव होगा। लेकिन जब रिमूव करना ही नहीं है, उसकी साइट पर ही क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो कब होगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, जब मैं उसको क्या दे दूंगा, डिलीवरी दे दूंगा या अवेलेबल करवा दूंगा। याद है, एक बार देख लो, कोई बात। सेक्शन 31, एक बार मैं इसको साफ कर लूँ, हाँ सर कर लो। शिवानी, जरूरत नहीं है तुम्हारी, देखो। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर मतलब पहले कर दे या इसी समय, कब, रिमूवल के टाइम, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मुझे गुड्स को मूव करवाना है मतलब दूसरी जगह पर भेजना है, तब क्या होगा, रिमूवल से पहले पहले। लेकिन मुझे मूव कराना ही नहीं है, अदर केस का मतलब जब मुझे रिमूव नहीं करवाना है। आप मेरी दुकान पर आए, गुड्स ले गए, तब तो कौन सा टाइम, डिलीवरी वाले टाइम। अब आपकी साइट पर ही मैं क्या बना कर दे रहा हूँ, आपको एक मशीन बना कर दे रहा हूँ। आपकी साइट पर ही मैं आपको क्या बना कर दे रहा हूँ, एक मशीन बना कर दे रहा हूँ। तो मुझे रिमूव नहीं करनी, आपकी जगह पर ही मैं इसको बना कर दे रहा हूँ। तो मैं कब देखूंगा,
मेकिंग अवेलेबल, जब मैंने बोल दिया कि ये काम पूरा हो गया, ये मशीन तुम्हारे लिए अवेलेबल है, आप इसको चलाओ, तब मुझे क्या है, इनवॉइस की लास्ट डेट ये है, मेकिंग अवेलेबल। लेकिन बिफोर, इससे पहले भी कर सकता हूँ, और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। तो जब साइट पर ही मशीन बनानी है तो क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगी, अब मशीन हैज़ टू बी सप्लाइड एट साइट। जब साइट पर ही मशीन बनानी है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, जब मैं सामने वाले को अवेलेबल करा दूंगा। इट इज़ डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। या आपकी जगह आपको मैंने एक मशीन बना कर देनी है, ठीक है, इसके लिए मैं कंपोनेंट वगैरह मंगाऊंगा और आपकी जगह पर ये मशीन बना कर दे दूंगा। द डिटेल्स ऑफ वेरियस इवेंट, अलग अलग दिन पर क्या क्या हुआ। 17 सितंबर को क्या हुआ, परचेज ऑर्डर मिला विद एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम मशीन वर्थ ₹12 lakhs एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। 17 सितंबर को मैं सप्लायर हूँ, आपने मुझे क्या दिया, एडवांस दिया। 17 सितंबर को कितने रुपए का एडवांस दिया, 50,000 का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 12 लाख का। मशीन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 12 लाख का। उसके अगेंस्ट आपने मुझे 17 सितंबर को कितने रुपए का एडवांस दे दिया, 50,000 का। 20 अक्टूबर को क्या हुआ, मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। तो 20 अक्टूबर को मैंने आपको ये मशीन क्या कर दी, अवेलेबल करवा दी। 20 अक्टूबर को मैंने ये मशीन क्या करवा दी, अवेलेबल। मतलब ये क्या है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ये क्या है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेस किया। इसको इनवॉइस कब तक रेस कर देना चाहिए था, 20 अक्टूबर तक। इसको इनवॉइस कब रेस करना चाहिए था, 20 अक्टूबर को। लेकिन इसने रेस कब किया, 23 अक्टूबर को। तो इसने 3 दिन रेस किया लेट। तो सेक्शन 31 का जो इन्फ्रिजमेंट हुआ, 31 क्या कहता है, इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए, ऑन और बिफोर मेकिंग अवेलेबल। तो यहाँ अवेलेबल करवाई है तो या तो इस दिन या इससे पहले पहले। मैंने इससे लेट इशू किया, मैंने इससे लेट इनवॉइस इशू किया, तो जो मैंने इनवॉइस लेट इशू किया है उसकी पेनल्टीज मुझे भरनी पड़ेगी। वो क्या है, अभी उसमें नहीं जाएगा, वो अगले मॉड्यूल में आएगा कि इनवॉइस लेट इशू करा है मैंने, ठीक है। लेकिन मुझे तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। और बैलेंस पेमेंट इसने मुझे कब दी, 4 नवंबर को। बैलेंस पेमेंट इसने मुझे कब दी, 4 नवंबर को। तो अब आप मुझे 4 नवंबर मतलब 4/11। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखना है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यस, इन लॉन्ग रन मतलब फ्यूचर में यही होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अभी के हिसाब से आप आंसर क्या दोगे, आप क्या बोलोगे, सिर्फ इनवॉइस डेट या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, उसके हिसाब से होगा। क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 क्या बोलती है कि अभी के लिए हमें 12(2)B में नहीं जाना है। 12(2)A क्या है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और 12(2)D(B क्या है, पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने किसको एग्जेम्प्ट कर दिया, 12(2)B को। तो अभी के हिसाब से बताओ मुझे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या था, 20 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या था, 20 अक्टूबर। तो मुझे कब जीएसटी भरना होगा, जीएसटी की लाइबिलिटी कब आएगी मेरी, 20 अक्टूबर को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाईज इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसको एक बार इग्नोर करते रहना, कॉम्पोजिशन वाले को मैं अलग से बताऊंगा आपको। हैज़ टू पे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड इन 12(2)A। 12(2)A ओनली मतलब क्या है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। तो कब हमने अवेलेबल करवा दी थी इसको, 20 अक्टूबर को। तो मुझे कब करना है, देयरफॉर द टाइम लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर इंटायर अमाउंट इज ₹12 lakhs इज 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को ही मुझे 12 के 12 लाख पर करने, ठीक है, 12 के 12 लाख। क्यों, क्योंकि विच इज़ द डेट ऑन विच गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट एज पर सेक्शन 31(1)B। 31(1)B 31(1) क्या, 31(1) क्या था, 1 का A क्या था, जब रिमूवल इन्वॉल्व हो, और B क्या है, जब रिमूवल इन्वॉल्व नहीं हो। तो यहाँ रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है ना, यहाँ मुझे गुड्स रिमूव कहाँ करने हैं, मुझे तो उसकी साइट पर ही क्या करवाने, अवेलेबल। और इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, 20 अक्टूबर को। और यही क्या है, एज टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12(2)A। एक बार मुझे बात पूरी करने देना फिर। पहले मैं क्या कह रहा था, 2 बातों का अर्लियर लेना है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट का अर्लियर, ठीक है। अब ये तो हट गया, तो अब तो मुझे क्या देना है, इनवॉइस डेट
और अगर इनवॉइस इशू नहीं किया है तो फिर कौन सी डेट, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो हमारा एग्जाम्पल ये था, देखो हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, 50,000 रुपीज़ का हमें यहाँ क्या मिला था, एडवांस, और फिर ये लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आ गई थी। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी, अगर रिमूवल इन्वॉल्व है तो रिमूवल से पहले पहले। अब हमारे गुड्स में रिमूवल इन्वॉल्व ही नहीं है, मुझे तो उसकी साइट पर ही क्या बना कर देनी है, मशीन बना कर देनी है। तो रिमूवल नहीं है तो फिर क्या होगा, डिलीवरी वाले टाइम। तो यहाँ मैंने उसको मशीन टेस्ट करा दी, मतलब क्या है, मेकिंग अवेलेबल करवा दी, डिलीवरी नहीं सॉरी, अवेलेबल करवाने वाले टाइम। तो मैंने यहाँ पर उसको मशीन क्या करवा दी, अवेलेबल करवा दी, ठीक। अब उसने इनवॉइस दिया यहाँ पर, और फिर मुझे बचे हुए 11.5 लाख रुपए मिले यहाँ पर, बचे हुए 11.5 रुपये मिले यहाँ पर इस तरह से। तो इनवॉइस लेना है या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस लेना है। अगर इनवॉइस आपने लास्ट डेट से पहले इशू कर दिया होता, अगर ये वाला इनवॉइस कहाँ इशू कर दिया होता, यहाँ, तब तो मैं क्या लेता, इनवॉइस। लेकिन अगर इनवॉइस आपने बाद में इशू किया है, तब आपको कौन सी देखनी है फिर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। इसलिए आपका ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। तो पूरे 12 लाख का जीएसटी आपको कहाँ देना पड़ेगा, इसी टाइम। पूरे के पूरे 12 लाख का जीएसटी आपको कहाँ देना पड़ेगा, इसी टाइम। टाइम ऑफ सप्लाई ये माना जाएगा, क्योंकि अब मुझे पेमेंट से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 को इग्नोर कर दूं, इग्नोर क्यों कर देंगे सर, क्योंकि ये इन फ्यूचर नहीं रहने वाली है। अभी जीएसटी नया लो था, इसलिए क्या कर दिया, चलो तो ठीक है, तुम सब दिक्कत में आ रहे हो, कभी पेमेंट देखो, कभी इनवॉइस देखो, इसलिए एक बार क्या देख लो, इनवॉइस। लेकिन इन लॉन्ग रन क्या होगा, ये 66/2017 विड्रॉ कर ली जाएगी, और क्या देखा जाएगा, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइस भी कौन सी, अगर इनवॉइस पहले इशू कर दिया तब तो इनवॉइस, नहीं तो फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो एक बार मैं इसको इग्नोर कर दूं, आपको नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन इन फ्यूचर जब आप सीए बन जाओगे उस समय ये नहीं होगी, तब बताओ जीएसटी कैसे भरा जाता। तब जीएसटी ऐसे भरा जाता, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो 50,000 का जीएसटी क्या हुआ, 50,000 की पेमेंट आई यहाँ 50,000 के लिए, 50,000 की पेमेंट आई यहाँ पर, और 50,000 का क्या हुआ, इनवॉइस आया यहाँ। इनवॉइस तो यहाँ ही है, 50 का भी यहीं है और 1150 का भी यहीं है। लेकिन अगर आगे क्या होगा, अगर एडवांस आ गई 50,000 की, तो पहले 50,000 तक का तो जीएसटी कब भरा जाएगा, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि पेमेंट यहाँ पर है और इनवॉइस यहाँ पर है, तो पेमेंट और इनवॉइस का अर्लियर। तो 50,000 का जीएसटी तो यहीं भरा जाता, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन नहीं होती, एज पर लो ही जाता, तो 50,000 का तो जीएसटी यहाँ भरा जाता, और फिर बचा हुआ 1150 का क्या होता, पेमेंट यहाँ पर है और इनवॉइस यहाँ पर है। पेमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर, और इनवॉइस है यहाँ पर। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 1150 का जीएसटी यहाँ भरा जाता। लेकिन अभी का रूल क्या है, अभी पेमेंट के हिसाब से नहीं देखना है, इनवॉइस के हिसाब से देखना है। तो पूरा 12 लाख का यहाँ पर है, ठीक है, पूरा 12 लाख का यहाँ पर है। तो इन लॉन्ग रन तो क्या रहेगा, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन फॉर द टाइमिंग क्या देखना है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्यों, क्योंकि वो अर्लियर वाली बात लिखी हुई है सेक्शन 12(2) में, क्या लिखा हुआ है, ए और बी का अर्लियर, ए और बी का अर्लियर। ए और बी का अर्लियर क्या है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट का अर्लियर। लेकिन नोटिफिकेशन ने बोला इसको भूल जाओ, तो अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, अब पेपर के हिसाब से बात करूं तो आपको सिर्फ यही देखना है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो सिंपल सी बात है, बताना मुझे जीएसटी कैसे देखा जाएगा गुड्स वालों का। तो सर आपने पेमेंट वाला बताया ही क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आगे लोग क्या हो जाएगा, पेमेंट और इनवॉइस दोनों का अर्लियर ही देखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम की अगर बात करूं तो अब सिर्फ क्या देखना, आप इनवॉइस और लास्ट डेट, और लिखा तो वही ना आपकी बुक में, मैं क्या करूं, करवाना तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब एग्जाम में आप कोई भी आंसर आएगा गुड्स का, तो आपको कैसे देखना है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, बस। अब मान लो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ये थी, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ये क्यों थी, क्योंकि मैंने गुड्स रिमूव करने थे और मैंने गुड्स यहाँ रिमूव किए, और मैंने एक्चुअली इनवॉइस यहाँ पर दे दिया। पेमेंट कब आई, कोई मतलब ही नहीं है अभी फॉर द टाइम बिंग, आज के हिसाब से या एग्जाम के लिए तो आपको कोई मतलब नहीं है पेमेंट कब आई। तो आप बताओ कौन सा लोगे, आप बताओ कौन सा लोगे, ये वाला टाइम, इस दिन आपको जीएसटी भरना है। हाँ, आप इनवॉइस इशू करो ही ना, कब तक, रिमूवल वाले टाइम तक। इनवॉइस बाद में इशू करो तो फिर कब देखा जाएगा, मान लो इनवॉइस यहाँ इशू किया है तो फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, बिना रिमूवल के अगर हो तो, अगर रिमूवल किया ही नहीं, जैसे हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने साइट पर क्या करी, मशीन अवेलेबल करवाई,
तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस तो ये बनी, मशीन अवेलेबल करवाई साइट पे, गुड्स रिमूव करने ही नहीं थे, उसकी जगह पर ही बनाकर मैं कोई चीज़ बना कर दे रहा था, तो रिमूव क्या हुआ, मैं तो उसकी जगह पर बना कर दे रहा था। तो मशीन चीज़ कब अवेलेबल हुई उसको, इस दिन, मतलब उसने टेस्ट वेस्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली। अगर इनवॉइस यहाँ इशू किया है तो यहाँ जीएसटी भरना है, और इनवॉइस यहाँ इशू किया है तो फिर यहाँ जीएसटी भरना है। अगर इनवॉइस यहाँ इशू किया है तो फिर यहाँ इशू किया है तो यहाँ नहीं भरना, फिर कहाँ भरना है, यहाँ पर। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस से लेट इशू इनवॉइस किया तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस वाले दिन भरना है, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस वाले दिन भरना है, बस इतना सा बात। तो आप में से ज़्यादातर पापा के क्या है, मतलब ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स के बिजनेस क्या है, गुड्स के हैं। तो जिन भी लोगों का गुड्स का बिजनेस है, जिन भी लोगों का गुड्स का बिजनेस है, तो उनको अपना जीएसटी कैसे भरना है बताओ। जिन भी लोगों का गुड्स का बिजनेस है, अब मान लो कि वो सामने वाले की जगह पर पहुंचवाने का कमिटमेंट लेते हैं, तो रिमूवल करते हैं, तो रिमूवल वाले दिन तक उनका जीएसटी चला जाना चाहिए। अगर उन्होंने इनवॉइस यहाँ इशू कर दिया तो यहीं चला जाना चाहिए, यहाँ नहीं किया है तो रिमूवल वाले दिन उनका क्या जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जगह पर ही सेल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, डिलीवरी देते हैं कस्टमर को, डिलीवरी देने वाले दिन तक दिन ही उनकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। इनवॉइस भी हाथों हाथ करता है और डिलीवरी भी हाथों हाथ, जैसे रिलायंस फ्रेश में जाओगे तो डिलीवरी देते हैं और हाथों हाथ क्या देते हैं, बिल, तो उस दिन उनकी लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कि दिशांक का बिजनेस किस चीज़ का है, कपड़े का है, दिशांक का बिजनेस किस चीज़ का है, कपड़े का, और बाहर से ऑर्डर आया, बाहर से मतलब किसी आसपास के गांव से ऑर्डर आया, तो जब गांव से ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा कि पेमेंट भेजो, ऐसे पहले हम गुड्स नहीं देंगे, हमें आप पर विश्वास नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर पेमेंट दे दी और यहाँ उन्होंने गुड्स रिमूव किए और इन्होंने इनवॉइस यहाँ काटा। ये गलत बात है, इनवॉइस यहाँ नहीं काटना चाहिए, इनवॉइस रिमूवल से पहले पहले काटना चाहिए, लेकिन वो जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी, लेकिन जीएसटी कब भरेंगे, पेमेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में पेमेंट से क्या मतलब नहीं है, 12/2 तो भूल जाओ। तो लास्ट डेट ऑफ क्या था, इनवॉइस ये था, तो यहाँ जीएसटी भरना। अब उन्होंने उनको बिल पहले ही भेज दिया था यहाँ पर, तो फिर यहाँ जीएसटी। ठीक है, पक्का। तो पेमेंट डेट को आज की डेट में क्या कर देना है, इग्नोर। किसको इग्नोर कर देना है, पेमेंट को। किसके केस में, गुड्स के केस में। तो पेमेंट का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट वाली बात किस में लिखी हुई है, 12(2)B में। इन फ्यूचर तुम्हारी वैल्यू होगी, इन फ्यूचर तो होगी तुम्हारी वैल्यू, समझ रहे हो ना, अभी तो नहीं, प्लीज सॉरी। ठीक, और किसकी बात करें, किससे मतलब है हमें, इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। गुड्स के केस में ये कौन सा है, 12(2)A। किससे मतलब नहीं है अभी मुझे, 12(2)B से कोई मतलब नहीं है, सॉरी। ठीक, बाय। अब बाय मतलब इसको बोला बाय, अभी क्लास पूरी है। ठीक है, तो क्या देखना है मुझे, अब फटाफट से मुझे याद करवाओ, सेक्शन 12। बाकियों में नहीं है, रिवर्स चार्ज और में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन किसके लिए लग रही है, इसके लिए, नॉर्मल चार्ज के लिए। अब फटाफट से याद करवाओ जो मैंने करवा दिया। ठीक है, इस पेज पर आ जाओ सभी बच्चे, 5.7 पे, नहीं तो तुम्हें दिख ही रहा है। सबसेक्शन 1 लेडीज़ है, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें तो ये लिखा है कि लायबिलिटी टू पे कब अराइज होगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई किससे आएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के अलग अलग है। 2 किसका है, पहले सिर्फ नंबर प्रोविजन नहीं, नॉर्मल चार्ज। 2 किसका है बच्चों, नॉर्मल चार्ज। 2 किसका है, नॉर्मल चार्ज। 3 किसका है, रिवर्स चार्ज। 3 किसका है, रिवर्स चार्ज। 2 किसका है, नॉर्मल चार्ज। 3 किसका है, रिवर्स चार्ज। 4 किसका है, वाउचर। 4 किसका है, वाउचर। मैं याद करवाता हूँ, मुझे 4 वाउचर मिले, ये मिला वो मिला, लेकिन ठीक है। 4 किसका है, वाउचर। 5 किसका है, एक बार छोड़ दो, करा ही नहीं। 6 किसका है, एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इसको इंटरेस्ट बोल दो एक बार। आप चाहे लेट फीस लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, अगर आपने सामने वाले ने आपके पेमेंट लेट करी तो आपने जो उससे इंटरेस्ट लिया, तो उस इंटरेस्ट वाले पार्ट का जीएसटी कब भरना है। 6 किसका है, इंटरेस्ट का। ठीक, फिर से 1 लेडीज मतलब कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी टू पे जीएसटी आएगी जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। 2 क्या है, नॉर्मल चार्ज। 3 क्या है, रिवर्स चार्ज। 2 नॉर्मल चार्ज, 3 रिवर्स चार्ज, 4 वाउचर। 4 वाउचर, 5 अभी करवाया नहीं। और 6 किसका है, बोल रहे हो ना आप घर पे बैठे बैठे, पापा मम्मी को लगना चाहिए कि बड़ा ही खतरनाक बताओ वीडियो बनाई जा रही है, अकेले ही बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, बोलो। 2 नॉर्मल चार्ज, 3 रिवर्स चार्ज, 4 वाउचर, 5 अभी करवाया नहीं, और 6 किसका है, इंटरेस्ट। 6 किसका है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब बीच बीच में से 6 इंटरेस्ट, 4 वाउचर। लो याद ही करवा देता हूँ। मैं एक बार खाना खाने गया था तो उसने मुझे क्या दिए, 4 वाउचर दे दिए। ऐसे फालतू की बातों से याद होता है तुम नालायक।
4 उसने क्या दे दिया, वाउचर। कितने वाउचर दे दिए, 4, तो याद रहेगा 4, ठीक है। एक आदमी की पेमेंट मैंने 6 महीने लेट करी थी, तो उसने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट। कितने महीने लेट करी थी बच्चों, 6 महीने, तो 6 किसका है, इंटरेस्ट का। पहला लेडीज है, दूसरा तीसरा नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कम जगह लगता है, तो पहले तो नॉर्मल का ही बताएंगे ना रूल, तो दूसरा तीसरा किसका है, नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज। सेकंड किसका है, नॉर्मल चार्ज। थर्ड किसका है, रिवर्स चार्ज। सिक्स्थ किसका है, इंटरेस्ट। वाउचर कितने मिले, 4, याद हो गया, ठीक है। सेकंड नॉर्मल चार्ज, थर्ड रिवर्स चार्ज, 6 इंटरेस्ट, 4 वाउचर, 5 अभी हमारा क्या है, बाकी, ठीक है। तो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड का लॉ तो क्या बोलता है, इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर कौन सी 66 बाय 2017, 66 बाय 2017 ने क्या बोल दिया कि एक बार आप पेमेंट को क्या कर दो, इग्नोर। एक बार किसको इग्नोर कर दो, पेमेंट को। सिर्फ किससे जाओ, इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब क्या है, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट 12 लाख का है और मैंने इनवॉइस अभी 8 लाख का ही काटा है, तो सिर्फ 8 लाख का ही जीएसटी भरना है, 4 लाख का बाद में भरना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, इनवॉइस और पेमेंट जितनी जितनी हुई है उतनी उतनी मानी जाएगी, जितनी जितनी हुई है उतनी मानी जाएगी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरा कितने रुपए का है, 12 लाख का, और मैंने इनवॉइस अभी तो हमें इनवॉइस ही देखना है, तो इनवॉइस 8 लाख का करा है ना, तो अभी 8 लाख का जीएसटी भरना है, पूरे 12 लाख का नहीं भरना, ठीक। एक्सप्लेनेशन 2 क्या है, पेमेंट डेट अभी काम की नहीं रही, तो ये एक्सप्लेनेशन 2 भी काम की नहीं रही। लेकिन पेमेंट डेट कब माननी है हमने, जब बुक में एंट्री हो जाए या जब मेरे खातों में क्रेडिट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। जब मेरे बुक में एंट्री हो जाए, जब मेरे खातों में एंट्री हो जाए, तो विच एवर इज अर्लियर। थर्ड क्या है, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या, कब जीएसटी भरना है, गुड्स आ गया तो जीएसटी भरना है, पेमेंट कर दी तो जीएसटी भरना है, गुड्स भी नहीं आया, पेमेंट भी नहीं आई, लेकिन इनवॉइस का 31वां दिन आ गया तो जीएसटी भरना है। तो रिवर्स चार्ज वाली मैंने कोई चीज़ खरीदी, जीएसटी मुझे भरना है, खरीदने पर ही मुझे जीएसटी भरना है, या तो गुड्स आ गया पर, या पेमेंट कर देने पर, और या फिर इनवॉइस का 31st डे, विच एवर इज अर्लीस्ट, इस पर मुझे क्या भरना है, जीएसटी। 4 वाउचर। वाउचर में अगर मैंने आज वाउचर बेचा है, आज मैंने वाउचर बेचा है, तो क्या देखना है मुझे, क्या उस वाउचर में जो चीज़ जानी है वो आइडेंटिफाइबल है, उसमें फिक्स है कि शर्ट ही जानी है, उसमें फिक्स ही है कि जूता जाना है, उसमें कुछ भी जो चीज़ है फिक्स है, तब तो क्या है, आज ही मुझे जीएसटी भरना है। अब पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। और आइडेंटिफाइबल नहीं है तब क्या देखना है, आइडेंटिफाइबल नहीं है तब कौन सा देखना है, जब वो रिडीम होगा, जब वो वाउचर क्या होगा, रिडीम। 5th अभी करा नहीं है। 6th क्या है, 6th में ये लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानना है, एडिशन अगर आप कर रहे हो, मैंने तुम्हें 10 लाख का माल बेचा, आपने 6 महीने लेट पेमेंट करी, 6 महीने क्यों बोल रहा हूँ, 6 याद रहे, 6 महीने लेट पेमेंट करी, तो जीएसटी मुझे कब भरना है, 6ठा महीना, मतलब जब आप पेमेंट करोगे, जब आप मुझे क्या करोगे, पेमेंट करोगे, जब मुझे रिसीव होगी ये पेमेंट, जीएसटी इंटरेस्ट वाली, ठीक है। 31 का अगले में आ ही जाएगा मॉड्यूल में, सेक्शन 31 पूरा का पूरा अगले मॉड्यूल में आएगा, ठीक है। एक बार आप एनालिसिस में देख लो क्या क्या नहीं करना है, इसमें तो मैंने आपको बता दिया, ये करना है, पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। ये वापस वही चीज़ें हैं, देखो इस मॉड्यूल में क्या है, इतनी बार लिखा हुआ है कि अपने आप ही रिवाइज हो रहा है, एक बार पढ़ोगे तो ही क्या होगा, 5 बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि वही चीज़ वापस लिखी हुई है। सप्लायर को देना है, जब रिवर्स चार्ज में लगना है, वाउचर में, तो ये कह रहा है इतने सारे केस है, ठीक है। रेजिडल वाला भी कराया नहीं है, एडिशन टू वैल्यू, तो इसमें सबसे पहले क्या है, फॉरवर्ड चार्ज, ये सब करवा दिया मैंने, फॉरवर्ड चार्ज वाला कर लोगे आप। ये वाली चीज़ मत पढ़ना, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी है, कॉम्पोजिशन वाली, जहाँ जहाँ कॉम्पोजिशन वर्ड आ जाए उसको इग्नोर कर देना, वो चीज़ अलग से समझाएंगे, अलग पूरा उसके ऊपर चैप्टर है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, क्या माननी होती है, पेमेंट अर्लियर लेनी होती है, किसकी, बुक की एंट्री की, और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बता दिया आपने। एक्सप्लेनेशन थी ना वो टू द जो 1 थी, उसमें क्या लिखा था कि जितना, जैसे मैंने बोला कि 12 लाख का क्या करना है, मैंने सप्लाई करना है, लेकिन बिल अभी कितने का काटा है मैंने, 10 लाख का, तो टाइम ऑफ सप्लाई किसका आएगा, 10 लाख का। ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट तो कितने का हुआ है, 100 kg का, पढ़ना अपने आप। उसमें से एक बार जो मैं कीवर्ड से वो बता रहा हूँ, 80 kg क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई हुए हैं, और इनवॉइस भी मैंने अभी किसका किया है, 80 kg का। आपको और मेरा एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे 100 kg कोई आइटम भेजोगे, और मटेरियल कितना सप्लाई हुआ अभी तक, 80 kg, इसलिए मैंने बिल भी आपने अभी कितने का भेजा है, 80 kg का, तो जीएसटी भी कितने का होगा अभी, 80 kg, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, ये वाला मत पढ़ना, अभी करना है, काटना मत, अभी मत पढ़ना, ठीक है।
ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, ये मैं कराऊंगा। ठीक है, इनके ऊपर चाहे आप पी पेंडिंग लिख के छोड़ देना, ये सेकंड मॉड्यूल के बाद हो जाएंगे। इलिस्ट्रेशन 1 कर लेना, ये पूरा पेज पढ़ लेना भले। इलिस्ट्रेशन 2 मत करना, इलिस्ट्रेशन 2 मत करना, ये वाला भी नहीं करना, अभी नहीं करना, ये करेंगे अभी, ये कोई मॉड्यूल 2 में नहीं आएगा, ये अभी करेंगे, लेकिन आप मत करना, अभी तक करवाए। रिवर्स चार्ज कर लेना 3 पूरा, वाउचर्स पूरा कर लेना। रेजिडियल केस वाला टॉपिक मत करना, ये वाला पार्ट मत करना। ठीक है, इंटरेस्ट वाला पढ़ लेना। अब ये इसने पूरे चैप्टर की क्या बनाई हुई है, समरी, पूरे इसके जितने भी है। ठीक है, तो इस समरी को आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड चार्ज आप पढ़ सकते हैं, रिवर्स चार्ज पढ़ सकते हैं, वाउचर पढ़ सकते हैं, रेजिडियल केस नहीं पढ़ सकते, इंटरेस्ट वाला पढ़ सकते हैं। तो ये एक पेज है ना, ये आपको पेपर वाले दिन आप ये इतना इतना पढ़ लो ना, तो भी क्या हो गया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ये इसने समरी बनाई। ठीक है, कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच, बहुत याद आती है मुझे तुम्हारी।